साथियों, एक बहुत ऐतिहासिक दौर से हम लोग सब गुजर रहे हैं और इस ऐतिहासिक दौर में मील का पत्थर अगर कुछ है तो ये वोट अधिकार यात्रा है। इसका असर ऐसा है कि कल वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कल हमें मालूम पड़ा कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, क्योंकि हम सोचते थे कि शायद अनुराग ठाकुर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त, या संबित वंबित कोई होगा, या कोई सोर्स नाम का आदमी होगा। ये सच में एक ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कल प्रकट हुए। तो जब कल वो प्रकट हुए, उन्होंने धमकी दी। धमकी क्या दी कि साहब 7 दिन में हलफनामा दो, नहीं तो माफी मांगो। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भूल जाते हैं कि धमकी से वो काम करते होंगे, वो डरते होंगे। हम लोग धमकियों से न डरते हैं न काम करते हैं आपकी धमकियों। हलफनामा किस चीज का मांग रहे हैं? हलफनामा मांग रहे हैं कि जो कागज ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी की टीम को दिए, वो कागज सही है या नहीं, उस पर हलफनामा मांग रहे हैं। अपने ही कागजों पर भरोसा नहीं। हमें भी भरोसा नहीं है आप पर, न आपके चुनाव आयोग पर, लेकिन हलफनामा ये मांग रहे हैं। कल उन्होंने कुछ बातें रखी। कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज देने से मां बहनों की इज्जत पर असर पड़ता है। आप देखिए, माफ कीजिएगा, ज्ञानेश गुप्ता जी क्या क्या देखते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। उनके मन में भी ऐसे विचार कैसे आते हैं हम नहीं जानते। ये गुप्त ज्ञान हमारे पास नहीं है, गुप्ता जी के पास होगा। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज 45 दिन तक सही है, 46वें दिन वो मां बेटियों के, मां बहनों की इज्जत पर कैसे सवालिया निशान उससे लग जाएगा, ये बात नहीं समझ में। और अगर सीसीटीवी फुटेज से किसी की इज्जत का हनन होता है तो करोड़ों रुपए खर्च करके सीसीटीवी का बंदोबस्त क्यों किया? गुप्ता जी, कोई गुप्त ज्ञान इस पे भी हो तो बता दीजिए। नहीं बताएं। अब गुप्ता जी फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दी जा सकती। ये कहा उन्होंने 3, साढ़े 3, 4 बजे कहा होगा। 7 बजे मशीन रीडेबल डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट 65 लाख लोगों की मशीन रीडेबल लिस्ट अपलोड कर दी। तो या तो गुप्ता जी को स्क्रिप्ट आती है भाजपा मुख्यालय से, कहीं कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ गई। जो चीज 4 बजे प्राइवेसी का हनन है, निजता का हनन है, वो 8 बजे अपलोड कर देते हैं। और हम उनको चुनौती दे चुके हैं कि बताइए सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑर्डर। तो कल एक इनसे पहले वाले जो थे वो हल्की फुल्की शायरी करते थे। ये ज्ञानेश गुप्ता जी एक बहुत ही हल्के टीवी सीरियल के बहुत ही पिटे हुए डायलॉग राइटर की तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एसआईआर के विषय पे मेरे सहयोगी, उसके जो खामियां हैं, उसके जो नुकसान हैं, उस पर मेरे सहयोगी कन्हैया जी आपसे मुखातिब होंगे, बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस देश का चुनाव आयोग चल रहा है, इससे चिंता नहीं, बहुत बड़ी परेशानी हम सबको होनी चाहिए कि ये लोग चुनाव करवाते हैं, सबूत इनके सामने हैं, सबूत इन्हीं से जो कागज मिले वो हैं। फिर कहते हैं साहब न मैं पक्ष न मैं विपक्ष, में समकक्ष, पता नहीं कुछ ऐसी बात कही। अगर आप पक्ष विपक्ष नहीं होते तो राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बीच में आप उन्हें नोटिस दे देते हैं। अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए आज 5वां दिन हो गया, कोई नोटिस नहीं। अब बताइए पक्ष है या विपक्ष है या समकक्ष है? तो एक मजाक किया जा रहा है हमारे वोट के नाम पर, और इसका नुकसान बहुत भयानक होने वाला है।
वो नुकसान के बारे में चर्चा, जैसा मैं आपको कहा, कन्हैया जी करेंगे। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी को ये विश्वास कहां से आ रहा है कि वो इस तरह पौने 2 घंटे में मजाक करके चले जाएंगे, सवालों के जवाब नहीं देंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को धमकी देकर चले जाएंगे, जो कि पूरा विपक्ष अगर मिला के देखें तो लगभग 60% हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। आप 60% हिंदुस्तानियों को धमकी देकर चले जाएं और सोचें हम डरेंगे, माफ कीजिएगा, आप गलतफहमी का शिकार हैं। मैं एसआईआर पे, क्योंकि हम ये पूरी यात्रा जो निकाल रहे हैं एसआईआर पे निकाल रहे हैं, एसआईआर में जो खामियां हैं उसके खिलाफ निकाल रहे हैं, तो मैं अपने साथी कन्हैया कुमार जी से आग्रह करूंगा कि इस पर वो अपनी बात रखें। सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का जो वोटर अधिकार यात्रा को कवर कर रहे हैं और बिहार की पावन भूमि पर पधारे हैं, उनका हम बहुत बहुत वंदन करते हैं, अभिनंदन। दूसरा, आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है वो है कल जो मुख्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एसआईआर की क्या अनियमितताएं हैं और क्या समस्याएं हैं। जैसा कि हमारे साथी पवन जी ने इस विषय में अपनी बात रखी, एसआईआर से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अव्वल तो भाजपा वोट चोरी करके संविधान चुराना चाहती है। अब आप कहेंगे कि कोई संविधान कैसे चुरा सकता है। आपको याद हो कि पिछले आम चुनाव में भाजपा का नारा था अब की बार 400 पार। वोट चोरी करने के बावजूद वो 400 पार नहीं कर पाए, क्योंकि उनके कुछ नेताओं ने अपने बड़बोलेपन के चलते जो साजिश थी उसका पर्दाफाश कर दिया और अपनी मंशा प्रकट कर दी कि 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। जब 400 सीट नहीं मिली और संविधान वो नहीं बदल पाए तो वो वोट चोरी से संविधान बदलना चाहते हैं। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में तमाम सर्वे, और ये हमारे सर्वे नहीं है, कांग्रेस पार्टी के सर्वे नहीं, कई स्वतंत्र एजेंसियों ने सर्वे किया और साफ साफ कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, भाजपा चुनाव हारेगी। जब परिणाम आया सब आश्चर्यचकित थे, कांग्रेस पार्टी को इस पर शक हुआ और नेता प्रतिपक्ष ने एक स्पष्ट मांग चुनाव आयोग के सामने रखा कि आप हमको वोटर लिस्ट दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा दीजिए वोटर लिस्ट का, ताकि हम इसकी जांच कर रहे हैं। हमको संदेह है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और चुनाव में धांधली की जा रही है। आपको याद होगा कि कई महीने बीत गए और चुनाव आयोग बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही ये कहती रही कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, बिल्कुल साफ है, शुद्ध है, स्वच्छ भारत अभियान की तरह है हमारा वोटर लिस्ट। और आज मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है उसी गड़बड़ी की सुधार के लिए हम एसआईआर कर रहे हैं। फंस गए गुरु। मंशा जब ठीक नहीं हो तो कितनी भी वाक्पटुता हो, चालाकी हो, मीडिया का मैनेजमेंट हो, सरकार का समर्थन हो, भैंस पानी में जाती है। ये भैंस की प्रवृत्ति है और इस बार चुनाव आयोग पूरी तरीके से फंस गई है। इसके 4 बिंदु हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला, कि चुनाव आयोग अब खुद कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। इसका मतलब आज से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग झूठ बोल रहा था कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरा, जब अपने सोर्स से नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी इन गड़बड़ियों को उजागर की सबूत के साथ, तो
गलती स्वीकार करने की बजाय चुनाव आयोग कह रही है कि हलफनामा कीजिए। चुनाव आयोग साहस दिखाओ, पहले अपना कागज दिखाओ। ये आपका ही दिया हुआ कागज है और अगर आपने तय कर लिया है, कल हम मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे भाजपा का कोई प्रवक्ता बोल रहा है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। और तीसरा बिंदु एसआईआर के संबंध में वो ये है कि एसआईआर में भारी पैमाने पर धांधली हो रही है और उस धांधली के संबंध में जमीनी स्तर पर जाकर के जब पता लगाए तो पता चला है कि कई सारी गड़बड़ियां हैं। पहली गड़बड़ी ये है कि सारे बीएलओ सारे घरों पर घर घर जा करके फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं और ये हम पूरी जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। दूसरा कि जो चुनाव आयोग है वो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के आंख में आंकड़े झोंकना चाहती है। आंकड़ा शुद्ध है, सटीक है, सही है, इस पर उनका कोई फोकस नहीं है। इसीलिए, और मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, कई बूथ पे मैं घर घर जाकर के घूमा हूँ, जो मर गए हैं उनका तो नाम है वोटर लिस्ट में, जो जिंदा हैं उनका नाम काट दिया गया है। और ये सारी चीजें हम ऑन कैमरा पूरी जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। अगर चुनाव आयोग हलफनामा दे तो हम हलफनामा देने को तैयार हैं। पहले चुनाव आयोग अपना कागज दिखाए, हम अपना कागज दिखाने को तैयार हैं। और ये जो जिंदा लोग हैं उनका नाम काट दिया गया है। और जो डिलीशन लिस्ट पार्टियों को सौंपी गई, वो डिलीशन लिस्ट में सिर्फ नाम था, उसमें एपिक नंबर नहीं था। और यह जब बात सुप्रीम कोर्ट को बताई गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि आप जिनका भी नाम काटे हैं इसकी जानकारी उस व्यक्ति को आपको देनी पड़ेगी। दूसरा, यह सर्चेबल डाटा होना चाहिए। और तीसरा, आपको इसको सूचित करना पड़ेगा तमाम माध्यमों से। और दूसरी बात, जब लोगों का नाम कटा और अपने तरीके से वो सर्च करके ढूंढे कि हमारा नाम कट गया है, जब वो बीएलओ के पास जुड़वाने के लिए जाते थे तो दूसरा जो डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे पता चला है एसआईआर को लेकर के, कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद वो लोग आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि आवासीय लाना पड़ेगा। और आवासीय का खेल क्या है साहब कि बिहार में कुत्ता का भी आवासीय बन गया। मतलब अब आधार कार्ड जो है वो गड़बड़ है चुनाव आयोग के हिसाब से, बीएलओ के हिसाब से, और आवासीय जो है वो प्रमाणित है। तो कागज के नाम पे जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको परेशान किया गया। और आप जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में कागज बनवाना आसान काम नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। मैं अपना उदाहरण आपके सामने देता हूँ। पिताजी तो एक ही है ना, सबका एक ही पिताजी होते हैं, लेकिन मेरे कागज में पिताजी का नाम कहीं JAI है, कहीं JAY है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दो पिताजी हैं, पिताजी तो एक ही हैं। और इस छोटी सी गलती के चलते जो आम मतदाता हैं, जेन्युइन मतदाता हैं, उनको परेशान किया जाए। इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण विषय है, वो ये है कि अगर आप पहले से मतदाता हैं तब आपके लिए फॉर्म 6 भरना जरूरी नहीं है। आप 7 भरेंगे, आप 8 भरेंगे, लेकिन धड़ल्ले से फॉर्म 6 जो है वो भरवाया जा रहा है। नतीजा ये है कि एक व्यक्ति के कई एपिक नंबर जारी हो गए। इस विषय को जब हम लोग पड़ताल किए तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पता चला कि एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने पूरे बिहार में ये भ्रम फैलाने की स्थिति की कि सिर्फ ये नाम काटने का कार्यक्रम है। अरे एसआईआर सिर्फ नाम काटने का कार्यक्रम नहीं है, सबके मुंह पे ये डेटा अवेलेबल है कि 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि 65 लाख लोगों का नाम आपने काटा, कितने महीनों के एक्सरसाइज के बाद आपने कितने लोगों का नाम उसमें जोड़ा है, इसका डेटा आपको प्रकाशित करना चाहिए। एसआईआर सिर्फ और सिर्फ काटने का नहीं, जोड़ने का भी कार्यक्रम है और चुनाव आयोग के पास इसका कोई डेटा नहीं है। और आखिरी बिंदु,
ये सब देख करके यही समझ में आता है कि चुनाव आयोग की मंशा साफ नहीं है। चुनाव आयोग इस देश के सर्वोच्च नेता जो अपने आप को कहते हैं, उनका चेहरा चमकाने में ज़्यादा बिजी है। चुनाव आयोग का ध्यान शुद्ध मतदाता, सटीक और साफ मतदाता सूची बनाने में नहीं है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि अगर आपकी मंशा साफ है तो आप सही डेटा प्रकाशित कीजिए, शुद्ध वोटर लिस्ट तैयार कीजिए और एसआईआर के नाम पर जो पहले वोट चोरी से सरकार चुराने की कोशिश की गई, आज एसआईआर के माध्यम से सीना जोड़ी से सरकार चुराने की कोशिश की जा रही है। और आखिरी विषय कि अगर सरकार ही चोरी से बनेगी तो क्या जनता का काम ईमानदारी से होगा? और जनता का काम यदि ईमानदारी से नहीं होगा तो आप हमें बताइए कि इस देश की गरीब गुरबा जनता, जिसके पास एकमात्र अधिकार है वोट का अधिकार, जिसके बदौलत वो अपने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अधिकारों की रक्षा कर सकती है, उस जनता के सामने क्या विकल्प है? मसलन अगर सरकार ही चोरी से बनेगी तो नेता को क्या फर्क पड़ता है? वो क्यों जनता की बात को सुनेंगे? उनको जब मालूम है कि जब चोरी से ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना है तो वो जनता के सवालों को क्यों सुनेंगे? चोरी से बनी हुई सरकार जनता का काम ईमानदारी से नहीं करेगी। इसीलिए हम बिहार की जनता से अपील करते हैं, एसआईआर वोट चोरी का एक सीधा तरीका है, ये सीना जोड़ी है, इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। वोट का अधिकार रहेगा तो आपका रोजी रोटी का अधिकार भी बचेगा। जब सरकार बनेगी ईमानदारी से तभी तो माई बहन योजना लागू होगा, तभी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तभी तो लोगों को पेंशन मिलेगा, तभी तो किसानों को उनके फसल का दाम मिलेगा। इसीलिए वोट चोरी के खिलाफ यह लड़ाई लोकतंत्र बचाने की लड़ाई के साथ साथ लोगों के अधिकार और उनके जो मुद्दे हैं उसको बचाने की लड़ाई है। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके का साथ और समर्थन मिल रहा है, यही वजह है कि बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है चुनाव आयोग में भी और भाजपा में भी, क्योंकि जन समर्थन हमको मिल रहा है। और हम चुनाव आयोग को कहते हैं कि या तो साफ सुथरे तरीके से चुनाव कराइए, पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट बनाइए, वरना चुनाव लड़ाने का काम छोड़ करके, इनडायरेक्ट बेईमानी का काम छोड़ करके डायरेक्ट आ जाइए और सीधे चुनाव आकर के लड़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।